सोने की चिड़िया मतलब गोल्डन बर्ड। इंडिया को अक्सर सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये एक ऐसे देश की तस्वीर दिमाग में लाता है जहां दौलत और तरक्की की कोई कमी नहीं थी। ये शब्द इंडिया के इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है और उसके शानदार अतीत के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये उस समय की याद दिलाता है जब इंडिया अपनी दौलत, संसाधनों और फलते फूलते व्यापार के लिए मशहूर था। सोने की चिड़िया सिर्फ एक कविता नहीं है, ये इंडिया की सच्ची तारीख है। पुराने जमाने में इंडिया उपजाऊ जमीन, हुनरमंद कारीगरों और व्यापार के रास्तों पर अपनी खास जगह की वजह से दूर दूर से व्यापारियों और खोजियों को अपनी ओर खींचता था। इससे इंडिया में दौलत और ज्ञान आया जिसने इसे दुनिया में तरक्की का एक चमकता सितारा बना दिया। खास तौर से मुगल साम्राज्य ने अपनी शानो शौकत के साथ इंडिया की इस छवि को और मजबूत किया। मुगल बादशाह अपनी आलीशान जिंदगी और कलाओं के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते थे। उनके राज में व्यापार बहुत फला फूला, जिससे साम्राज्य का खजाना भर गया और इंडिया की दौलत और मौकों की जमीन के रूप में प्रतिष्ठा और बढ़ गई। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसी दौर में भारतीय उपमहाद्वीप ने एक शक्तिशाली और एकीकृत साम्राज्य का उदय देखा, जिसने सदियों की समृद्धि और सांस्कृतिक विकास की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे सम्राटों के कुशल नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था, एक फलता फूलता अर्थव्यवस्था और एक ऐसा समाज स्थापित किया जो ज्ञान और शांति को महत्व देता था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एक करके अपनी शक्ति को मजबूत किया। उनके शासनकाल में एक केंद्रित शासन व्यवस्था, एक शक्तिशाली सेना और व्यापार मार्गों का एक जाल स्थापित हुआ, जिसने आर्थिक विकास को सुगम बनाया। चंद्रगुप्त की चतुर नीतियों ने एक समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी, जिससे उनके उत्तराधिकारियों के लिए विश्व पटल पर भारत का कद और ऊंचा करने का मंच तैयार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक आंतरिक कलह के एक दौर के बाद गद्दी पर बैठे। युद्ध की भयावहता को देखने के बाद अशोक में एक गहरा परिवर्तन आया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और अपना जीवन शांति, अहिंसा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक के शासनकाल ने सैन्य विस्तार से सांस्कृतिक और नैतिक विकास की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण उनके शिलालेख शांति और धार्मिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के स्थायी प्रमाण हैं। बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के संरक्षण ने बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह एक प्रमुख विश्व धर्म बन गया। अशोक के बेनेवोलेंट शासन के तहत मौर्य साम्राज्य अपने जिनित पर पहुंच गया, आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि, न्याय और आध्यात्मिक ज्ञान का एक मॉडल बन गया। गुप्त साम्राज्य, जो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा, को अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का एक उल्लेखनीय विकास हुआ, जिसने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। गुप्त शासक, जो कला और विज्ञान के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे, ने बौद्धिक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। गुप्तों के अधीन भारत ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का दौर देखा। इस स्थिरता ने विभिन्न विषयों के उत्कर्ष के लिए एक उपजाऊ भूमि प्रदान की, जिससे खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त काल में प्रसिद्ध विद्वानों और बहुश्रुत विद्वानों का उदय हुआ, जिनके योगदान आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करते हैं। आर्यभट्ट, एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, ने शून्य की अवधारणा को विकसित किया और त्रिकोणमिति और बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम ने सदियों तक गणित और खगोल विज्ञान में प्रगति की नींव रखी। एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान, ज्योतिष और जल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विश्वकोश कार्य, बृहत संहिता, गुप्त युग की बौद्धिक जिज्ञासा और वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाते हुए विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। सुश्रुत, एक प्रसिद्ध सर्जन, को शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में
उनके अग्रणी कार्य के लिए शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उनका ग्रंथ सुश्रुत संहिता विभिन्न शल्य चिकित्सा तकनीकों और उपकरणों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिनमें से कुछ आधुनिक चिकित्सा में अभी भी प्रासंगिक है। ज्ञान और नवाचार पर जोर देने वाला गुप्त युग वास्तव में प्राचीन भारत के स्वर्ण युग के रूप में अपना स्थान अर्जित करता है। चौथा भाग, पत्थर और कविता में उत्कीर्ण विरासत, कला, स्थापत्य और साहित्य। भारत का स्वर्ण युग केवल आर्थिक समृद्धि और वैज्ञानिक प्रगति के बारे में नहीं था, यह महान कलात्मक, स्थापत्य और साहित्यिक उपलब्धियों का काल भी था। गुप्त सम्राटों के संरक्षण और प्रचलित बौद्धिक वातावरण ने एक जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य को बढ़ावा दिया, जिसने ऐसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया जो आज भी हमें प्रेरित और मोहित करती है। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य की एक अनूठी शैली देखी गई, जिसकी विशेषता जटिल नक्काशी, विशाल शिखर और विस्तृत मूर्तियां थीं। देवगढ़, भितरगांव और तिगावा के मंदिर गुप्त वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं, जो उस युग के स्थापत्य कौशल और कलात्मक संवेदनाओं को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित ये मंदिर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत के शानदार उदाहरण भी हैं। गुप्त काल में मूर्तिकला की कला भी फली फूली। इस युग की मूर्तियां, जिन्हें अक्सर बलुआ पत्थर और टेराकोटा में उकेरा जाता था, उनकी सुंदर मुद्राओं, शांत भावों और जटिल विवरणों की विशेषता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं उत्तम भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सुसज्जित गुप्त युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। साहित्य के क्षेत्र में भी गुप्त काल के दौरान स्वर्ण युग देखा गया। कालिदास, जिन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर माना जाता है, ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से गुप्त दरबार की शोभा बढ़ाई। उनके नाटक, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत शामिल हैं, संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं, जो अपनी काव्यमय सुंदरता, जटिल कथानकों और कालातीत अपील के लिए जानी जाती हैं। ये साहित्यिक रचनाएं आज भी प्रदर्शित और सराही जाती हैं, जो गुप्त युग के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की एक झलक पेश करती हैं। पांचवां भाग, आक्रमणों का साया, भारतीय इतिहास में एक मोड़। 12वीं और 13वीं शताब्दी ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप को कई विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिनका उसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुख्य रूप से मध्य एशियाई जनजातियों के ये आक्रमण महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, जिससे मौजूदा राज्यों का पतन हुआ और नई शक्ति संरचनाओं का उदय हुआ। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में महमूद गजनी के आक्रमण ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। महमूद, जो वर्तमान अफगानिस्तान के गजनी का एक तुर्की शासक था, ने उत्तर पश्चिमी भारत में अमीर मंदिरों और शहरों को निशाना बनाकर कई हमले किए। लूटपाट और धार्मिक उत्साह से प्रेरित उसके आक्रमणों के परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र नष्ट हो गए और विशाल खजाने लूट लिए गए। महमूद गजनी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक और तुर्की विजेता मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी के अंत में कई आक्रमण शुरू किए। 1111 और 1192 में तराइन की लड़ाई में राजपूत राज्यों पर गोरी की जीत ने दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत को चिह्नित किया। दिल्ली सल्तनत, जो 3 शताब्दियों से अधिक समय तक चली, ने उत्तर भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आक्रमण विघटनकारी और विनाशकारी होते हुए भी सांस्कृतिक आदान प्रदान और संश्लेषण का कारण बने। विभिन्न संस्कृतियों के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप स्थापत्य शैलियों का मिश्रण, संगीत परंपराओं का सम्मिश्रण और नई भाषाओं और बोलियों का उदय हुआ। भारतीय समाज और संस्कृति पर इन आक्रमणों का प्रभाव विद्वानों के बीच बहस और विश्लेषण का विषय बना हुआ है।